हेलो इंजीनियर्स, स्वागत है आप सभी का मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे बेहतरीन और भरोसेमंद पॉलिटेक्निक चैनल पॉली वाला टेक्निक में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफी अच्छे होंगे, काफी बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सिंपल, सरल और आसान भाषा में हम सारी चीजों को देखने वाले हैं, सारी चीजों को समझने वाले हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपके दिमाग में सारी चीजें फिट होती जाएंगी। इसके अलावा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको भी मैं हाइलाइट करते चलूंगा, उसको मैं आपको बताते चलूंगा कि हाँ, उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स के लिए आप सभी स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। और अगर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स, प्री बोर्ड के पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओरिजिनल बुक वगैरह ये सारी चीजें चाहिए तो आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे मिनिमम चार्जेस में सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर का इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम सब्जेक्ट का ये आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट रहने वाला है। सिंपल, सरल और आसान भाषा में हम सारी चीज़ों को देखेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे। ये आपका किस टाइप का सब्जेक्ट है, आपको बोर्ड परीक्षा में हिंदी में लिखना होता है या फिर इंग्लिश में, ये भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। और लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम बेसिक से चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। 2 लेक्चर मैंने आपको और प्रोवाइड किए थे, तो अभी काफ़ी सारे बच्चों का एग्जाम नहीं समाप्त हुआ था। सेकेंड शिफ्ट वाले बच्चों का एग्जाम अभी नहीं हुआ था। फिर से हम शुरू से शुरू करने वाले हैं और यूट्यूब पे आपको सारे लेक्चर्स वगैरह फ्री मिलते रहेंगे। तो इसके लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। एक एक करके हम सारी चीज़ों को देखेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे। अब चूंकि ये आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट रहने वाला है तो हम शुरू से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से सारी चीज़ों को देखेंगे कि आपका सब्जेक्ट किस टाइप का है, कितने यूनिट्स है, कितने चैप्टर्स हैं, आपको बोर्ड परीक्षा में कैसे चीज़ों को लिखना होता है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स, प्री बोर्ड के पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके साथ-साथ आपको ओरिजिनल बुक भी देखने को मिल जाएगा। अर्थात आपको साइड से कहीं आपके पास कंटेंट की कमी नहीं होगी कि हाँ, मेरे पास बुक्स नहीं है, नोट्स नहीं है, हम पढ़ाई कैसे करें। ये सारी चीज़ें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे मिनिमम चार्जेज में देखने को मिल जाएंगी। तो इन सारी चीज़ों का लाभ आप जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। और जितने भी लेक्चर्स आएंगे यूट्यूब पे ही वो लेक्चर्स आपको फ्री मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका सब्जेक्ट का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, अर्थात आईटी प्रणाली का परिचय। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि भाई आईटी कहते किसे हैं, आईटी का मतलब क्या होता है, और ये जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। भाई मैं आपसे कहूँ कि आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक करने का उद्देश्य क्या है, तो आप बहुत सारी बातें बताएंगे कि हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, हमने सोचा कि जल्दी से एक करिए कि पॉलिटेक्निक का कोर्स कर लेंगे तो अच्छी खासी जॉब देखने को मिल जाएगी। कहिए कि वहाँ काम करेंगे, कुछ पैसे आएँगे। या फिर बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि हम इंजीनियर बनना चाहते थे, तो इसलिए हमने पॉलिटेक्निक को चुना या फिर बीटेक को चुना। जो भी उनका मतलब उनके मन में जो भी जिस प्रकार के विचार होंगे, तो ये जो कोर्स आपको पढ़ाया जा रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो थोड़ी-सी जानकारी इसके बारे में आप प्राप्त कर लीजिए, उसके बाद से आगे पढ़ते हैं। देखिए, इसका बेसिकली मोटा-मोटी मैं आपको उद्देश्य बता दूँ, उद्देश्य यही है इसका कि आप वर्तमान में देखेंगे मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, इसका ऑलमोस्ट हर जगह यूज़ हो ही रहा है। आप खुद भी देख रहे होंगे कि मोबाइल के बिना आप रह नहीं पा रहे होंगे। इस लेक्चर को भी देख रहे होंगे तो आप मोबाइल की सहायता से ही देख रहे होंगे, ठीक है। तो आपका मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, ये वर्तमान की बात करें तो ये प्रचलित चीज़ें हैं और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ भी रही हैं और इसके बिना आपका कोई काम भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका आईटी सिस्टम है, अर्थात कहिए कि इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, आईटी प्रणाली का परिचय, ये आपको सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ देखिए सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी सिस्टम को क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। बस इतना समझ लीजिए कि आईटी सिस्टम आपको क्यों पढ़ाया जाता है। तो सूचना प्रौद्योगिकी का जीवन के सभी पहलुओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कंप्यूटर के उपयोग का प्राथमिक उद्देश्य जीवन को आसान बनाना है। लगभग सभी कार्यस्थल और रहने का वातावरण कंप्यूटरकृत हो रहा है, यानी कि आप हर जगह देखेंगे, जहां भी आप कलिए के देखेंगे वहां आपको कंप्यूटर दिखेगा ही दिखेगा। चाहे ऑफिस हो, चाहे आपका कॉलेज हो, चाहे कोई भी स्थान देखेंगे वहां पे, चाहे आप गेमिंग के लिए भी बहुत सारे बच्चे मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि हर जगह आपके कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट का उपयोग होता ही होता है। तो कंप्यूटर का के उपयोग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जीवन को आसान बनाना है। लगभग सभी कार्यस्थल और रहने का वातावरण जो है वो कंप्यूटरकृत हो रहा है, अर्थात कंप्यूटर से कलिए कि भरा पड़ा है। यह विषय विभिन्न हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटकों के उपयोग हेतु कंप्यूटर प्रणाली के मूल सिद्धांतों से परिचित कराता है कि भाई कंप्यूटर क्या है, उसके साथी क्या है, साथी मतलब उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं,
इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा माउस हो गया, सीपीयू हो गया, कंप्यूटर के जितने तरह के फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिसको आप छू सकते हैं और देख सकते हैं, वो आपके हार्डवेयर होते हैं। जिसको आप केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, वो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे आपका व्हाट्सएप आप चलाते होंगे, नॉर्मल मैं आपको एग्जांपल लेकर के बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए चीज़ें। फेसबुक चलाते होंगे, उसको भाई आप केवल देख सकते हैं, वो आभासी चीज़ें हैं, उसको आप छू नहीं सकते हैं, तो आपके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ों को देखेंगे। डिप्लोमा धारकों को इन वातावरणों में कार्य करने के लिए तैयार करने हेतु यह आवश्यक है कि उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराया जाए, यानी कि आईटी सिस्टम के बारे में बताया जाए कि हाँ आईटी सिस्टम होता क्या है, अर्थात कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट के बारे में बताया जाए। आईटी का मतलब ही होता है कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट के बारे में बताना, ठीक है। जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा और उसका दायरा कंप्यूटर संचालन, एमएस ऑफिस, ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस जैसे विभिन्न उपकरणों का उपयोग, इंटरनेट का उपयोग आदि है। यदि यह अनुभव छात्रों को आत्मविश्वास के साथ अपने पेशे में प्रवेश करने, सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने और उत्पादकता में योगदान देने में सक्षम बनाएगा। भाई जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज आ गया तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि चलो हम कंपनी में जाएंगे तो अच्छी खासी जॉब हमें देखने को मिल जाएगी, अच्छी खासी जॉब मिलेगी तो अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, आराम के साथ हम बैठ करके काम करेंगे, ठीक है। आपका कहिए कि कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा और आगे आपको कहिए कि जीवन में काफ़ी आसानी हो जाएगी। जब आप इन सारी चीज़ों के बारे में सीख लेंगे, जान लेंगे और अच्छी खासी आपको जॉब मिल जाएगी, तो आगे चल के आपका जीवन ऐसे ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इतना चीज़ आप समझ गए कि हाँ इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव इस कोर्स का यही अर्थात इस सब्जेक्ट का यही है कि आपको कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट से क्या करना, परिचित कराना, ठीक है। मेन आपका इस सब्जेक्ट का मोटो यही है, इस सब्जेक्ट का उद्देश्य यही है। अब यूनिट वाइज हम मार्क्स को देख लेते हैं, कितने आपके यूनिट्स हैं उसको देख लेते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो टोटल आपके कितने यूनिट्स हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यूनिट्स की बात करें तो टोटल आपके 5 यूनिट्स है। पहला आपको यूनिट्स यहाँ पे दिख रहा होगा, पहले यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स, यानी कि कंप्यूटर और उसके बाह्य उपकरण कहिए या फिर सहायक उपकरण कहिए, उनका परिचय। जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर के आपने आसपास देखा होगा कि उसके जो पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, माउस हो गया, सीपीयू हो गया, प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें कहिए कि यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ना है और लगभग 11 नंबर के आसपास बोर्ड परीक्षा में आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। दूसरा चैप्टर हो गया आपका, दूसरा यूनिट हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि जो आप ऑपरेट करते हैं सिस्टम को उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके कितने हैं। जैसे मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर आप समझ गए होंगे ना कि जैसे आपका आप मोबाइल फ़ोन जैसे ऑन करते होंगे तो वहाँ पे लिख के आ रहा होगा पावर्ड बाय एंड्रॉयड, ठीक है, वो भी आपका सॉफ्टवेयर है। आप अंदर यूज़ भी करते होंगे, जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते होंगे, कहिए कि आप फ्लिपकार्ट या फिर जितने भी फेसबुक हो गया, जितने भी सारी चीज़ें यूज़ करते होंगे ऐप्स वगैरह, वो सारे क्या हैं, आपके सॉफ्टवेयर हैं। तो सेकंड चैप्टर में, सेकंड यूनिट में हमें इसके बारे में पढ़ना है और इससे आपके 12.6 नंबर के क्वेश्चन एराइज किए जाएंगे। फिर ऑफिस टूल्स के बारे में पढ़ना है, एमएस ऑफिस, ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, जो आप ऑफिस में आपके काम वगैरह होते हैं। आपने देखा होगा कंपनी वगैरह में लोगों के डेटा बनते हैं कि हाँ रमेश है, इस दिन नहीं आया था, इसकी सैलरी इतनी हो गई, सारी लिस्ट वगैरह बनती है। तो इसके बारे में, वो सारे काम आपके किस में होते हैं, एमएस ऑफिस में सारे काम वगैरह होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ना है। इससे देखिए 13.2 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। इसका वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा है। फिर इंटरनेट के बारे में पढ़ना है, इंटरनेट आप यूज ही कर रहे होंगे। फिर इसकी सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है, बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, यानी कि सूचना सुरक्षा की मूल बातें क्या है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी गलती करते हैं आप कहिए कि ऑनलाइन तरीके से, अर्थात कहिए कि डिजिटल तरीके से कौन सी गलती करते हैं तो आप पे कौन सी धारा लग सकती है, इसके बारे में पढ़ना है। तो टोटल आपके कितने हो गए, 5 चैप्टर कर लीजिए या फिर 5 यूनिट कर लीजिए। और मार्क्स मैंने आपको बता दिया, ये जो आपके मार्क्स दिख रहे हैं ये आपके ऑफिशियल मार्क्स हैं, ठीक है। इतने इतने नंबर के, अब हो सकता है 10.8 की बजाय यहाँ से 11 पूछ लिया जाए, यहाँ पे 12.6 की वजह से 13 पूछ लिया जाए, यहाँ पे 13.2 है तो 13 ही पूछा जाए, तो थोड़ा बहुत अप डाउन देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये आपका ऑफिशियल मार्क्स है। इतने इतने कलिए के नंबर के क्वेश्चंस का जी के हर एक यूनिट से आपके एराइज होने वाले हैं। इतना समझ गए आप। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे यूनिट वाइज हम टॉपिक्स को देख लेते हैं। तो पहला जो आपका यूनिट है अर्थात करिए कि चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स, यानी कि आपके जो कंप्यूटर है उसके बारे में इंट्रोडक्शन, नॉर्मल परिचय देना है। और उसके जो सहायक उपकरण है जैसे आपका माउस हो गया, सीपीयू हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, मेमोरी कार्ड वगैरह हो गया, ठीक है, प्रिंटर, स्कैनर, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे आपको टॉपिक्स दिख रहे होंगे, ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ कौन कौन सी चीज़ें आप पढ़नी है। ये आपका लेटेस्ट ऑफिशियल नया सिलेबस है, ठीक है।
इंट्रोडक्शन परिचय के बारे में, कंप्यूटर जनरेशन के बारे में पढ़ना है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के तत्व है मतलब जो भी पार्ट्स है कह लीजिए पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर उसके बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार के बारे में, सीपीयू, रैम, रोम, यह सब आपके क्या है मेमोरी है, ठीक है। उसके बाद से यूएसबी फ्लैश ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, डिस्प्ले डिवाइस, प्रिंटर, स्कैनर, मॉडेम, साउंड कार्ड्स, स्पीकर, सीएमएस, बैटरी, फिर आपका शेयरिंग ऑफ प्रिंटर्स, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ना है। सेकंड में दिख रहा होगा आपको सॉफ्टवेयर के बारे में कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस, ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, वर्किंग विथ विंडोज यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे विंडोज के साथ करके वर्क करेंगे। फिर डेस्कटॉप कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है, मेनू बार्स, क्रिएटिंग शॉर्टकट्स ऑफ प्रोग्राम, इंस्टॉलेशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस और ड्राइवर्स के बारे में ये आपको यूनिट नंबर सेकंड में पढ़ना है। सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आपका देखिए यहाँ पे मैंने हिंदी में भी मेंशन किया हुआ है, ये तो आपका इंग्लिश में हो गया। यही सारी चीज़ें आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएंगी कि हाँ यूनिट नंबर फर्स्ट में हमें क्या पढ़ना है, कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, पहले परिचय पढ़ना है, फिर कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में पढ़ना है, कंप्यूटर के घटक के बारे में पढ़ना है, कंप्यूटर के प्रकार के बारे में, सीपीयू, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, ये सारी चीज़ें ऊपर इंग्लिश में आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे हिंदी में भी देखने को मिल जाएंगे। फिर थर्ड की बात करें तो थर्ड में आपको वही ऑफिस टूल्स, एमएस ऑफिस, ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस के बारे में पढ़ना है, और चौथे में आपको इंटरनेट के बारे में पढ़ना है, और पांचवें में आपको बेसिक सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये टोटल आपके कितने हैं 5 यूनिट्स है, 5 यूनिट्स आपको पढ़ना है, अर्थात यूनिट्स कर लिए या फिर चैप्टर्स कर लीजिए, यहाँ पे हिंदी में भी आपको दिख रहा होगा। एक बार मैं आपको पेपर का एनालिसिस करा दूं, ये जो आपका पेपर है किस टाइप का है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। तो ये जो आपका पेपर है जैसे आप नॉर्मल जैसे फिजिक्स का आपने दिया होगा, केमिस्ट्री का आपने फर्स्ट सेमेस्टर में दिया होगा, सेम उसी टाइप का है। ये जो आपका पेपर है हिंदी में भी आपसे पूछा जाएगा, किसमें आपसे पूछा जाएगा, हिंदी में भी पूछा जाएगा और इंग्लिश में भी पूछा जाएगा। तो इसको लेकर के आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में थे सर ये आपका हमारा इंग्लिश का सब्जेक्ट है या फिर हिंदी का है, तो हिंदी इंग्लिश, और इसमें ज़्यादातर जो आपका लागू होता है इंग्लिश, अर्थात लागू का मतलब क्या है, जो बच्चे लिखते हैं अर्थात जैसे आपको लिखना है, जैसे मान लीजिए कि आपसे कंप्यूटर का डिफिनेशन पूछा गया तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे। कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है, संगणक, तो आपको ऐसे नहीं लिखना है कि हाँ इसे संगणक कहते हैं, नहीं, आपको डायरेक्ट ऐसे ही लिखना है। कंप्यूटर को हिंदी में भी नहीं लिखना है कि कंप्यूटर, ठीक है, आपको ऐसे लिखना है कि इसे कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। मतलब जहां भी कई सारे जैसे आपका इनपुट डिवाइस आ गया, आउटपुट डिवाइस आ गया, हार्डवेयर आ गया, सॉफ्टवेयर आ गया, तो आपको ऐसे नहीं लिखना है कि हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर, ऐसे नहीं लिखना है। आप डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे बीच में हार्डवेयर, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा आपका इंग्लिश में ही चलता है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं। हालांकि आपका दोनों टाइप का, ऐसा नहीं है कि आप नहीं लिख सकते, हिंदी में नहीं लिख सकते, नहीं, जो बच्चा लिखना चाहता है कि हाँ हमें हिंदी में लिखना है, कि हमें इनपुट डिवाइस लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, या फिर हमें आउटपुट डिवाइस लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे कि आउटपुट डिवाइस, ठीक है, जो भी आपको लिखना है हिंदी में भी लिख सकते हैं। और सबसे बेहतरीन यही रहेगा कि जो आउटपुट डिवाइस आप ऐसे लिख रहे हैं तो ये आपका ज़्यादा प्रचलित है कि आप इंग्लिश में चीज़ों को बीच बीच में आप जैसे चाहे मेंशन करना वैसे मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर यही रहेगा क्योंकि ये जानी पहचानी चीज़ें हैं और ज़्यादातर आपका कंप्यूटर इंग्लिश में ही चलता है, तो ये आपका इंग्लिश में लिखेंगे थोड़ा सा बेटर रहेगा। अदरवाइज आप चाहे हिंदी में लिखना तो ऐसे कोई वो नहीं है कि हाँ आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं या फिर आपके नंबर कट जाएंगे, नहीं, आपकी मर्जी, आप जैसे चाहे लिखना वैसे आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। पेपर आपका दोनों फॉर्म में अर्थात करिए कि दोनों वर्जन में पूछा जाएगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, और ये सारे पेपर आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, वहाँ से देख लेंगे। इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में वहाँ पे अपलोड करा दूंगा, ये पिछली बार का ही आपका पेपर है, ठीक है। तो सिंपल चीज़ें पूछी जाती है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दूं, इसमें आपके सेकेंड सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपके केवल 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अर्थात उसमें 1-1 नंबर या फिर कह लीजिए 2-2 नंबर, 2.5 नंबर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जिसमें से आपका एक सब्जेक्ट कौन सा है, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम है। एक सब्जेक्ट ये ऐसा है, 3 सब्जेक्ट मैंने बताया कि 3 सब्जेक्ट में केवल 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1-1 नंबर, 2-2 नंबर, 2.5 नंबर के नहीं पूछे जाएंगे। इन 3 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। एक सब्जेक्ट ये भी है इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, इसमें आपके 1-1 नंबर, 2-2 नंबर और 2.5 नंबर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, डायरेक्टली 5 नंबर से स्टार्ट होंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। हर एक सेक्शन में करिए कि 3-3 क्वेश्चन देगा और कहेगा कि इसमें से कोई 2 करिए, ठीक है, आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है, समय 3-3 देगा, 2 करना रहेगा, ठीक है। लास्ट वाले में जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा करिए कि अलग कर देगा, उसमें 6 देगा क्वेश्चन और कहेगा कि हाँ इसमें से आप 4 को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो सिंपल इसमें थोड़ा सा मार्क्स वगैरह अलग कर देगा और लगभग सभी क्वेश्चन आपके कितने नंबर के पूछे जाएंगे, 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे। और इसमें अगर आप आएंगे लास्ट वाले में तो इसमें बस आपके 2.5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग करिए कि आपके 5 और 10, हाँ लगभग आपके 6 पूछे जाएंगे, 6 में से आपको 4 करना रहेगा। ये बस लास्ट वाले सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 में बात कर रहा हूँ। उसके ऊपर 5 तक जाएंगे तो लगभग आपके
3-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2-2 आपको करने रहेंगे। कहने का सीधा मतलब है कि इसमें आपके एक-एक नंबर के छोटे-मोटे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चन जितने पूछे जाएंगे वो लंबे-लंबे और बड़े-बड़े क्वेश्चन रहेंगे। और ये ओरिजिनल पेपर आपको कहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, पॉलीवाला टेक्निक एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएगा। प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लेना है और नोट्स वगैरह भी सारी चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इतना चीज़ आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यूनिट नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट क्या है आपका, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पेरिफेरल्स। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स यानी कि कंप्यूटर और उसके बाहरी उपकरण या फिर सहायक उपकरण उपकरण कह सकते हैं का परिचय। ठीक है, इंट्रोडक्शन बस नॉर्मली कंप्यूटर क्या है, उसके सहायक उपकरण क्या है, बाहरी उपकरण क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। नॉर्मली हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में तो नॉर्मल पढ़ना है, और जो आपके कीबोर्ड माउस प्रिंटर स्कैनर मॉडेम मेमोरी कार्ड, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए यूनिट नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। सिंपल सरल और आसान भाषा में हम सारी चीज़ों को देखेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले आपका आईटी क्या है। बहुत सारे बच्चे आईटी को लेकर के कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई आईटी कहते किसे हैं, आईटी किस चिड़िया का नाम है। तो यहाँ पे सरल भाषा में, सिंपल सरल आसान भाषा में समझेंगे। पहले कोई भी काम आप इंटरनेट मोबाइल या फिर कह लिए कि कंप्यूटर की सहायता से करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, आईटी कहलाता है। ठीक है, तो आईटी का पूरा नाम क्या है, देखिए इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम आपके सब्जेक्ट का नाम है। कोई आपसे पूछ ले कि हाँ बताइए आईटी किसे कहते हैं, तो आप समझ जाएंगे। तो यहाँ देखिए आईटी का पूरा नाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। क्या होता है, आईटी का पूरा नाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्नोलॉजी की मदद से कह लिए कि इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, इंफॉर्मेशन को कह लिए कि स्टोर करना कह लिए कि वही हमारा क्या कहलाता है, आईटी कहलाता है। तो आईटी का पूरा नाम क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है आईटी का, कंप्यूटर मोबाइल और इंटरनेट की सहायता से किया गया हर काम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है। यानी कि एवरी वर्क डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर मोबाइल एंड इंटरनेट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि वर्तमान में आप देख रहे होंगे, चाहे आप हो चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन रह रहा है, सबके हाथ में कहिए कि मोबाइल में इंटरनेट रह रहा है, या फिर जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं सबके पास ऑलमोस्ट कंप्यूटर भी रह रहा है। ठीक है, सारे काम अगर कंप्यूटर से ही हो रहे हैं, जो लोग काम करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो जितने भी काम आप मोबाइल या फिर कहिए कि इंटरनेट या फिर कंप्यूटर की सहायता से करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, आईटी अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, हिंदी में ध्यान रखेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में तो आपका नॉर्मल शॉर्ट में तो आपका आईटी हो गया, आईटी का पूरा नाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो आपको सूचना प्रौद्योगिकी ये आपको नहीं लिखना होता है। आप डायरेक्ट जहां भी आएगा, आपके एग्जाम में भी आ रहा है, तो वहां पे आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको इंग्लिश में ही लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको इंग्लिश में लिखना है। शॉर्ट में भी आपको नहीं लिखना है, ये नहीं कि हाँ आई टी शॉर्ट में आप लिखते चले जा रहे हैं, नहीं, आपको ये पूरा लिखना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको लिखना है। जहां भी आपको मतलब एग्जाम में कोई ऐसी चीज आ गई जिसमें आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखना है, तो अब ये नहीं कि आप शॉर्ट में क्या लिख देंगे, आई टी लिख के चले जाएंगे, नहीं, आपको पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखना है। आप चाहें तो ये हिंदी वाला भी लिख सकते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी, एक ये आपका थोड़ा सा टेढ़ा लगेगा, और हिंदी में ये सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर में अच्छी भी नहीं लगती है, जो मेन चीज़ें हैं। ठीक है, उसको आपको इंग्लिश में ही मेंशन करना होता है, थोड़ा सा बेटर रहेगा। आप चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, मैं फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा बेटर रहेगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि कोई भी काम जो आप करते हैं कंप्यूटर मोबाइल या फिर इंटरनेट की सहायता से, वही आपका आईटी अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है। इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी की मदद से जो भी आप इंफॉर्मेशन वगैरह प्राप्त करते हैं कंप्यूटर मोबाइल और इंटरनेट की सहायता से, वही आपका क्या कहलाता है, आईटी कहलाता है। चलिए आगे एक दो और डिफिनेशन देखते हैं, सिंपल सरल और आसान भाषा में, कि सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। एक और नॉर्मल सा डिफिनेशन देखते हैं, यहाँ आप दिख रहा होगा आपको कि सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी का मतलब है, क्या मतलब है भाई, कि कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से जानकारी को इकट्ठा करना, स्टोर करना, भेजना और सुरक्षित रखना, यही क्या है, आपके आईटी का मतलब है। अर्थात आप जो भी काम कंप्यूटर इंटरनेट या फिर मोबाइल की मदद से करते हैं, तो क्या करते हैं, चीज़ों को किसी से शेयर करते हैं या फिर जानकारी को इकट्ठा करते हैं। कोई चीज़ आपको चाहिए, कोई जानकारी आपको चाहिए, तो आप जाकर के गूगल पे सर्च करेंगे। ठीक है, मोबाइल निकालेंगे, जाकर के गूगल पे सर्च करेंगे, कहिए कि एआई का सहारा लेंगे, या फिर क्या करेंगे, आप चीज़ों को स्टोर करेंगे या फिर किसी को भेजेंगे, या फिर सुरक्षित उसको करिए सेव कर लेंगे मेमोरी कार्ड में। तो यही आपका क्या कहलाता है, जो भी आप कंप्यूटर इंटरनेट और मोबाइल की सहायता से जो भी चीज़ें आप किसी को भेजते हैं या फिर जानकारी इकट्ठा करते हैं या फिर करिए उसको सुरक्षित रख लेते हैं, सेव कर लेते हैं, यही आपका आईटी कहलाता है। यानी यहाँ पर देखिए नोट पॉइंट्स में, यानी आईटी वह सब कुछ है जो डिजिटल तरीके से हमारी जानकारी और संचार अर्थात कम्युनिकेशन को संभालता है, उसे कहिए कि स्टोर करता है। एक वाक्य में कहें तो क्या कहें,
आईटी कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए जानकारियों का लेन देन और प्रबंधन है, अर्थात मैनेजमेंट है। सिंपल सिंपल चीजें हैं। आईटी का मतलब बस आपको इतना याद रखना है कि वह जो कुछ भी हम काम करते हैं, वह सब कुछ जो हम कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल की सहायता से करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, आईटी कहलाता है। उदाहरण देख लीजिए, एक सिंपल सा उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल क्या है। सुबह आप उठे, फोन की अलार्म बजी, ठीक है, फोन का आपका अलार्म बजा, वो भी आपका आईटी है भाई, फोन से ही आपका काम हुआ। नाश्ता करना है आपको, ऐप से आपने पार्सल ऑर्डर किया, आईटी है। बैंक से आपसे यूपीआई से आपने पैसे भेजे, आईटी है। फिर दफ्तर की बात करें तो लैपटॉप पर आपने काम किया, वीडियो मीटिंग की, वो भी आपका आईटी है। दोपहर की बात करें, ऑनलाइन आपने लंच ऑर्डर कर दिया, वो भी आपका आईटी है। ये दैनिक जीवन के मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। शाम की बात करें तो नेटफ्लिक्स पे या फिर कहीं से आपने कहीं की मूवी देखी, वो भी आपका आईटी है। रात की बात करें तो परिवार से आपने वीडियो कॉल कर ली, वो भी क्या है, आपका आईटी है। संक्षेप में कहें तो जब भी आप कंप्यूटर, मोबाइल या इंटरनेट का उपयोग करते हैं, वह सब कुछ क्या है, आपका आईटी है। सिंपल चीज है। किसी बच्चों को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में कि हाँ आईटी क्या है, आईटी से आप क्या समझते हैं, आईटी को विस्तार विस्तार में बताइए, आईटी के लाभ क्या है, तो सारी चीज़ों को बता देंगे। भाई लाभ तो आप लिख ही लेंगे कि हाँ, जो भी हम मोबाइल से या फिर इंटरनेट से या फिर कंप्यूटर से काम करते हैं, तो अनेकों प्रकार के काम करते हैं। आप चाहें तो सैकड़ों लाभ लिख सकते हैं कि ये काम होता है, ये काम होता है, इससे ये फ़ायदा होता है। इन सारी चीज़ों को तो आप लिख ही सकते हैं। अभी आप आगे पढ़ेंगे भी कि कंप्यूटर के लाभ क्या हैं, कंप्यूटर के करिए की विशेषताएँ क्या है, तो उसमें वही सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। जो आईटी के बारे में लिखना है, वही आपको कंप्यूटर के बारे में लिख देना है। तो वहाँ से पढ़ेंगे तो वो सारे आपके आइडिया और थोड़ा-सा दिमाग खुल जाएँगे, ठीक है? और डिटेल में इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसे मैं आपको बताना चाहूँ तो ऐसे बता दूँगा कि हाँ, ये कंप्यूटर है, इसके 4 प्रकार होते हैं, ये है, ये इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस है। जब आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि हाँ, इनपुट डिवाइस के बारे में विस्तार में बताइए, तो बच्चे 2, 4, 5 लाइन, 10 लाइन लिख पाते हैं और आपको मालूम है कि इसमें आपके केवल 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको कम से कम तो 2-3 पेज तो कम से कम लिखना ही होता है। कम से कम 3 नहीं तो 2 पेज तो आपको लिखना ही होगा। अब पता चले कि आप शॉर्ट में लिख देंगे। अब ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई आपसे पॉइंट पूछ दिया जाए कि हाँ, 10 डिफरेंस बताइए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में, तो आपको 10 ही लिखना है, उसमें तो पेज नहीं भरना है। लेकिन नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें कम से कम आपको थोड़ा बहुत डायग्राम बनाना होता है और 2-3 पेज तक आपको लिखना होता है। लेकिन बच्चे मोटा-मोटी बस ऊपर से पढ़े रहते हैं, एक लाइन में डेफिनिशन याद किए रहते हैं, तो उससे आपका काम इसमें नहीं चल पाएगा। आपको थोड़ा-सा डिटेल में और गहराई में पढ़ना होता है कि एग्ज़ाम में आप लिख लें, और मैं जो आपको बताऊँगा आपके दिमाग में फिट होते जाएगा। चलिए 10 लाइन में से अगर आपको 10 नहीं याद रहेगा, 8 याद रहेगा, 8 नहीं रहेगा तो 5 तो याद रहेगा। उतना लिख करके आप आएँगे तो अच्छे खासे नंबर आपको देखने को मिल जाएँगे, और थोड़ी चीज़ें आप अपने पास से भी बना लेंगे, क्योंकि जब आप पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तो आपको लिखने में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है? तो यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है कि आईटी के बारे में आप किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आईटी क्या है? आईटी का पूरा नाम क्या है? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हिंदी में क्या कहते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं, ठीक है? अब अपने आते हैं मेन टॉपिक की ओर, जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट का पहला टॉपिक है, इंट्रोडक्शन, अर्थात कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर सबसे पहले आप हिंदी में देख लीजिए, कंप्यूटर को क्या कहते हैं? सबसे पहले आप हिंदी में देख लीजिए, कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। इसको आपको याद रखना है, कंप्यूटर को क्या कहते हैं? हिंदी में संगणक कहते हैं। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर पूछ भी दे तो हाँ, ये नहीं कि आप ना बता पाएँ, ठीक है? हालाँकि ये लिखा रहता है, जो ज़्यादातर यूज़ होगा वो आपका कंप्यूटर ही यूज़ होगा, लेकिन इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कंप्यूटर को सबसे पहले कंप्यूटर को कई नामों से जाना जाता है। कौन-कौन से नामों से जाना जाता है भाई? जैसे संगणक हो गया आपका, ठीक है? परिकलक हो गया, अभिकलित हो गया, गणन यंत्र हो गया या फिर गणना यंत्र हो गया, और कंप्यूटर हो गया। तो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है, जो चलता है, वो क्या चलता है? आपका ये चलता है, कंप्यूटर ही चलता है। चाहे वो इंग्लिश में लिखें, चाहे हिंदी में लिखें, जिसको हिंदी में लिखना होता है वो भी कंप्यूटर ही लिखता है, जिसको इंग्लिश में लिखना होता है वो भी कंप्यूटर ही लिखता है। लेकिन कंप्यूटर का जो मेन आपका हिंदी होता है, वो आपका होता है, क्या होता है? संगणक होता है। क्या होता है? वो आपका संगणक होता है। कंप्यूटर कंप्यूटर का जो असली आपका हिंदी रूप है, वो संगणक होता है। ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। संगणक जो है वो संस्कृत शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है, संगणक मतलब होता है गणना करने वाला, ठीक है? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक होता है। और कंप्यूटर को कई नामों से जाना जाता है, जैसे संगणक हो गया, परिकलक हो गया, अभिकलित हो गया, गणन यंत्र या फिर गणना यंत्र हो गया, और कंप्यूटर हो गया। तो यहाँ पे देखिए, अब मेन आपका डेफिनेशन देखिए, यहाँ पे अगर आपसे डेफिनेशन पूछता है, इंट्रोडक्शन पूछता है कंप्यूटर के बारे में, तो यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कंप्यूटारे से, अर्थात COMPUTER यहाँ पे दिख रहा होगा, कंप्यूटारे से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना या फिर कहिए कि गिनना। अर्थात कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या फिर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसके द्वारा हम जटिल गणनाओं को आसानी, तेजी और सटीकता के साथ कर सकते हैं। ये पॉइंट आपको नोट रखना है।
कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन शब्द कंप्यूटारे से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना अर्थात कहिए कि गिनना, ठीक है, गणना करना या फिर कहिए गिनना। अर्थात कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके द्वारा हम जटिल गणनाओं को आसानी, तेजी और सटीकता के साथ कर सकते हैं। भाई कंप्यूटर का उपयोग आप इसीलिए तो करते हैं कि हाँ, जो भी गणना, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि जितना तेज कंप्यूटर काम कर दे रहा है उतना तेज ही आप काम कर दे रहे हैं या फिर उससे तेज ही आप काम कर रहे हैं, तो आप कंप्यूटर का उपयोग क्यों करेंगे? ठीक है, तो कंप्यूटर का उपयोग इसीलिए होता है कि आप काम को क्या करें, जो भी जटिल काम है उसको आसानी से करें। ठीक है, जटिल काम को क्या करेंगे, जटिल गणनाओं को या फिर जटिल कामों को क्या करेंगे, आप आसानी से करेंगे, तेजी से करेंगे और एक्यूरेसी के साथ करेंगे। आप करेंगे तो हो सकता है कि गलती हो जाए, लेकिन कंप्यूटर करेगा, उसको एक बार प्रोग्राम कर दिया गया है तो उसमें गलती की कोई संभावना नहीं होगी। तो ये आपका एक सबसे बेहतरीन, सबसे कहिए कि बेस्ट एक डिफिनीशन है कंप्यूटर का कि कंप्यूटर क्या है। तो सबसे पहला आपको टर्म यही लिखना है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, ये भी आप लिख देंगे कि हाँ, कंप्यूटर को कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद से आपको ये लिखना है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कंप्यूटारे से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना अर्थात कहिए कि या फिर कहिए कि गिनना। अर्थात कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके द्वारा हम जटिल गणनाओं को आसानी, तेजी और सटीकता के साथ कहिए कि करते हैं। ठीक है, तो यही आपका क्या कहलाता है, कंप्यूटर कहलाता है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ डिफिनीशन देखते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक, देखिए यहाँ पे अथवा में करके दिख रहा होगा, अथवा में आप कि हाँ, ये भी लिख सकते हैं। कई सारे डिफिनीशन, आप कंप्यूटर की बात करें तो उसके आप लाखों डिफिनीशन चाहे बनाना अपने भाषा में करिए कि जैसे मर्जी वैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए दूसरा है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग सीखने, खेलने और काम को आसान बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें स्क्रीन अर्थात मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू नामक एक मस्तिष्क जैसे भाग होते हैं। ये भी आपका एक डिफिनेशन है कि कंप्यूटर क्या है? एक उपकरण है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं? सीखने, खेलने और काम को आसान बनाने के लिए करते हैं और जिसमें आपके स्क्रीन अर्थात मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू नामक एक मस्तिष्क जैसे भाग होते हैं। ये भी आपका एक डिफिनेशन हो जाएगा। चलिए एक और डिफिनेशन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जो सबसे आपका सूटेबल भी है और बेस्ट भी है। कंप्यूटर क्या है? तो यहाँ पे देखिए अथवा में एक और डिफिनेशन आपको दिख रहा होगा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा लेती है। डेटा मतलब इनपुट। जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई जानकारी चाहिए तो मैं कंप्यूटर से पूछूंगा, फिर वो क्या करेगा? उसे प्रोसेस करेगा। जैसे आपसे कोई कोई पूछ दे कोई सवाल तो आप क्या करेंगे? दिमाग में सोचेंगे। तो वैसे क्या करेगा? कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा। सीपीयू क्या करता है? सीपीयू का काम होता है प्रोसेसिंग का, वो उसको प्रोसेस करेगा अर्थात सोचने का काम होता है। फिर क्या कर देगा? वो आपको रिजल्ट देगा। रिजल्ट मतलब क्या होता है? आपको वो आउटपुट दे देगा और जानकारी को क्या करता है? वो स्टोर भी करता है अर्थात कहिए कि स्टोरेज में अपना जो उसका स्टोरेज डिवाइस होता है उसमें वो स्टोर कर लेता है। तो क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट लेती है अर्थात डेटा लेती है इनपुट के रूप में, उसे प्रोसेस करती है अर्थात सोचती है, फिर रिजल्ट देती है अर्थात हमें आउटपुट देती है और जानकारी को स्टोर करती है। यही हमारा क्या है? कंप्यूटर ही। ये आपका सबसे सरल और सिंपल सा डिफिनीशन है। नॉर्मल भाषा में एग्जांपल के साथ समझे। जैसे एग्जांपल देखिए, कंप्यूटर बताओ, मैंने कंप्यूटर से पूछा कि कंप्यूटर बताओ बहन का पर्स कैसे मारे अर्थात बहन का पर्स कैसे चुराए। तो ये क्या हो गया? इनपुट हो गया। हमने कंप्यूटर को क्या कर दिया? इनपुट दे दिया। जो भी हमें निर्देश देना है, कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त करनी है, जो भी हमें कमांड देना है, हमने अपनी ओर से कंप्यूटर को दे दिया कि बताओ बहन का पर्स कैसे मारे। ठीक है, अर्थात उससे कहिएगा हमने क्वेश्चन पूछ लिया, जो भी हमें निर्देश देना था कंप्यूटर को हमने दे दिया। कंप्यूटर अपना दिमाग लगाएगा अर्थात क्या करेगा? उसे प्रोसेस करेगा। प्रोसेसिंग का काम कौन करता है? आपका सीपीयू करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर अपना दिमाग लगाएगा, फिर हमें वो रिजल्ट देगा, आउटपुट देगा। तो रिजल्ट में क्या देगा कि क्या करेगा? 2 रुपए लेकर के, या फिर ऐसे कहेगा कि हाँ, कहाँ तुम्हारे बहन के पर्स में पैसा होता है। जो भी उसको रिजल्ट देना होगा वो अपने हिसाब से वो रिजल्ट देगा। तो ये हमारा क्या होगा? जब वो रिजल्ट देगा इसे हम आउटपुट कहते हैं और आपके डेटा को वो क्या कर लेगा? वो आपके डेटा को सेव कर लेगा अर्थात सेव करना चाहते हैं आप तो उसको आप सेव भी करा सकते हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है? इनपुट लेता है, डेटा लेता है इनपुट के रूप में, उसे प्रोसेस करता है अर्थात सोचता है, फिर रिजल्ट देता है जिसे हम आउटपुट कहते हैं और आपकी जानकारी को क्या करता है? स्टोर करता है। कंप्यूटर के लैंग्वेज में देखें तो मान लीजिए कि हमने कंप्यूटर से पूछा कि 20 गुणे 5 कितना होगा? ये हमने क्या किया? कंप्यूटर को इनपुट दिया, निर्देश दिया। कंप्यूटर अपना क्या करेगा? दिमाग लगाएगा, उसे प्रोसेस करेगा, फिर वो हमें बताएगा कि हाँ, 20 गुणे 5 कितना होगा? 100 होगा अर्थात वो हमें रिजल्ट देगा, आउटपुट देगा और आपके डेटा को अर्थात हमारे डेटा को क्या करेगा? वो सेव कर लेगा अर्थात सेव कर चुका होगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या कहलाता है? कंप्यूटर कहलाता है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ऐसे कह सकते हैं कंप्यूटर एक मशीन है जो डेटा लेती है अर्थात इनपुट लेती है। भाई हम उससे कुछ पूछेंगे, कोई काम करेंगे, मान लीजिए कि कंप्यूटर बंद करके ऐसे छोड़ दिए है तो अपने आप कोई प्रोसेस थोड़ी करेगा या फिर कोई आउटपुट हमें रिजल्ट थोड़ी देगा। हम उससे क्या करेंगे? पहले कुछ पूछेंगे, उसको इनपुट देंगे कि हाँ भाई ये बताओ, ये करो,
फिर वो क्या करेगा, अपना दिमाग लगाएगा, उसको सोचेगा, उसको प्रोसेस करेगा, फिर उसके बाद से वो हमें रिजल्ट देगा और हमारी जानकारी को स्टोर करेगा। बस यही क्या है, कंप्यूटर है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा लेती है, उसे प्रोसेस करती है और रिजल्ट देती है और जानकारी को स्टोर करती है। यही हमारा क्या है, कंप्यूटर है, जिसे हम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ तक तो किसी बच्चों को कोई कन्फ्यूजन, कोई समस्या नहीं आई होगी। अब आगे चलते हैं। एक बार मैं आपको इसका डायग्राम दिखा दूँ, क्या-क्या कंप्यूटर में चीज़ें होती है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कंप्यूटर सिस्टम, यहाँ पे देखिए एक कन्फ्यूजन क्रिएट होती है बच्चों के सामने। बच्चे सोचते हैं कि यही कंप्यूटर है। मैं आपको दिखा दूँ, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि इसी को कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर नहीं है, ये आपका स्क्रीन एक मॉनिटर है। ठीक है, कंप्यूटर आपके पूरे चीज़ों को मिलकर के बनाया जाता है, जिसे बच्चों के दिमाग में फिट हो गया है कि हाँ, जब भी देखते हैं ये बस देखेंगे, कहेंगे मान लीजिए सपोज कि कहेंगे दुकान में रखा हुआ है, कहेंगे ये कंप्यूटर है। नहीं, ये आपका बस एक मॉनिटर है जिस पे आप चीज़ों को देखते हैं। कंप्यूटर अकेले कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका ये सीपीयू नहीं रहे तो ये किसी काम का नहीं है, अगर ये नहीं रहे तब भी ये भी किसी काम का नहीं है। ठीक है, अर्थात कहने का सीधा मतलब है इन सभी की ज़रूरत पड़ती है, इन सभी को मिला कर के आपके कंप्यूटर का सिस्टम बनता है। एक कोई इसमें ना रहे, जैसे मान लीजिए कि अगर सीपीयू नहीं रहे, ठीक है, ये नहीं रहे तब भी इसका कोई मतलब नहीं है, ये ना रहे तब भी इसका कोई मतलब नहीं है। तो कहने का सीधा मतलब है बच्चे मतलब बच्चों के दिमाग में फिट हो गया है कि हाँ, जब भी जहाँ देखते हैं कहते हैं इसको देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये दिख गया, कहेंगे यही कंप्यूटर है। नहीं, ये कंप्यूटर नहीं है, वहाँ पे कंप्यूटर होगा तो आपका ये भी पार्ट होगा, कीबोर्ड, माउस भी आपको देखने को मिल जाएँगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों को मिला कर के आपका पूरा कंप्यूटर का सिस्टम बनता है। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। तो इसमें देखिए क्या-क्या है, ये आपका कंप्यूटर है, मॉनिटर है जिस पे आप चीज़ों को देखते हैं, स्क्रीन जैसे कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी आप काम करते हैं तो स्क्रीन पे आपका दिखेगा, जिसे हम मॉनिटर कहते हैं। ठीक है, ये आपका सीपीयू हो गया जो आपका पूरा प्रोसेसिंग का काम करता था, सोचने का काम, जैसे आपका दिमाग होता है वैसे कंप्यूटर का जो दिमाग है वो ये होता है। ये आपका यूपीएस हो गया। ठीक है, और ये आपका कह लीजिए कि माउस हो गया, ये आपका कीबोर्ड हो गया, ये आपका स्पीकर हो गया जिसमें आप गाना वगैरह सुनते हैं, ये आपका कह लीजिए कि इलेक्ट्रिक बोर्ड हो गया। ठीक है, ये आपका यूपीएस क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के लिए कि हाँ, जैसे अगर आपकी लाइट चली भी जाती है तो कंप्यूटर आपका कुछ देर तक चलते रहेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, यूपीएस कहते हैं। ठीक है, तो ये मेन चीजें होती है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में होती है। अगर आपको पूछ दिया जाए एग्जाम में कि हाँ, कंप्यूटर सिस्टम को ड्रा कीजिए, तो आपको नॉर्मली ऐसे ही बनाना होता है। कैसे बनाएंगे आप, नॉर्मली क्या करेंगे, आप एक यहाँ पे मॉनिटर, आप अपने कोई जरूरी नहीं है कि 3D में आपको बनाना है। ठीक है, आप अपने कलिए की ब्लॉक डायग्राम की सहायता से ऐसे बनाएंगे कि हाँ, ये मॉनिटर हो गया, इसके बगल में ये सीपीयू हो गया। अगर आपको डिटेल में देता है कि हाँ, सीपीयू के कंपोनेंट्स के बारे में बताइए, सीपीयू के बारे में बताइए, जब हम आगे पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में बनाना होगा। ऐसे कहेगा नॉर्मली कंप्यूटर सिस्टम, तो बस आपको ऐसे बनाना होगा कि हाँ, ये कंप्यूटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सीपीयू हो गया, ये आपका कहिए कि यूपीएस हो गया। इधर नीचे आप कीबोर्ड बना देंगे कि हाँ, कीबोर्ड हो गया, ये माउस हो गया यहाँ पे, और उसके बाद से इधर स्पीकर हो गए, ऊपर आपका क्या हो जाएगा, बोर्ड हो जाएगा। इस तरीके से बना देना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा डिटेल में कि हाँ, चलिए सीपीयू के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए डायग्राम के साथ, तब आपको सीपीयू के कंपोनेंट्स वगैरह के बारे में बताना होगा कि हाँ, सीपीयू में अंदर हार्ड डिस्क वगैरह होते हैं, मेमोरी कार्ड वगैरह, इन सारी चीज़ों में क्या-क्या चीज़ें होती है, कौन-कौन से आईसी वगैरह होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बनाना होगा। तो हम आगे पढ़ेंगे, सीपीयू के बारे में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इतना समझ गए कि हाँ, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, अर्थात कहिए कि कंप्यूटर क्या होता है, आईटी क्या होता है और कंप्यूटर सिस्टम का पूरा ब्लॉक डायग्राम क्या है, इतना तो आप बना ही लेंगे। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपके जो कंप्यूटर है, तो पहले कंप्यूटर कौन-कौन से हैं? कंप्यूटर का कहिए कि फादर किसे कहा जाता है, अर्थात फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो कहिए कि छोटे-मोटे कुछ पॉइंट्स वगैरह हैं, इसको आप देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कंप्यूटर का जो जनक है, वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, अर्थात कहिए कि फादर ऑफ कंप्यूटर की बात करें, तो जब भी आपसे कहा जाए कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो चार्ल्स बेबेज नाम याद रखेंगे। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज, अर्थात चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, जिन्होंने 19वीं शताब्दी में पहले यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल कंप्यूटर की अवधारणा विकसित की, और वहीं से कहिए कि आपके कंप्यूटर की चीज़ें आगे बढ़ने लगी और उस पे काम होने लगा, और नए-नए कंप्यूटर कहिए कि एडवांस लेवल के कंप्यूटर धीरे-धीरे आने लगे। ठीक है, तो कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है? हु कहिए कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो आप कहेंगे चार्ल्स बेबेज इज़ नोन एज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, अर्थात चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। यहाँ पे देखिए एक और पॉइंट आपको दिख रहा होगा, कंप्यूटर का शुद्ध हिंदी नाम क्या है? संगणक है। यह संस्कृत शब्द संगणक से आया है, जिसका अर्थ है गणना करने वाला या फिर गणना करने वाली मशीन। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो आपने इंग्लिश में देखा कंप्यूटर है, वो आपका लैटिन भाषा से आया था। ठीक है, उसका भी मतलब होता है गणना ही करना, लेकिन वो आपका लैटिन जो इंग्लिश वाला शब्द है कंप्यूटर, ठीक है, वो आपके कंप्यूटरे से आया है। जो लैटिन शब्द कंप्यूटरे से आया है, उसका भी मतलब होता है गणना करना, लेकिन जो कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है, संगणक होता है, वो कहाँ से आया है? आपका संस्कृत शब्द से आया है। ठीक है, कंप्यूटर का शुद्ध नाम संगणक है। यह संस्कृत शब्द संगणक से आया है, जिसका अर्थ है गणना करने वाला, अर्थात गिनने वाला। ठीक है, ये कुछ छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद रखना है। अगर एग्जाम में पूछता है इसे घुमा करके, तब भी आप लिख देंगे, कोई समस्या नहीं है।
अब देखिए शुरुआत में कंप्यूटर का मतलब एक व्यक्ति था, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे सपोज कीजिए कि जब शुरू में आपके कंप्यूटर नहीं थे, ऐसे सोचिए कि अभी मान लीजिए कि आप साइकिल पे चल रहे हैं, अभी तो मान लीजिए कि आपके हवाई जहाज भी आ गए हैं। जैसे पुराने ज़माने की अपेक्षा आप सोचेंगे, तो पुराने ज़माने में अगर कोई कहता होगा कि हम जा रहे हैं एक ऐसी चीज़ को बनाने जो हवा में उड़ेगी, उस पे कहिए कि सैकड़ों लोग बैठ के कहिए कि उस पे ट्रैवल करेंगे, तो लोग हँसते होंगे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये पागल हो गया, ऐसे कह रहा है, ठीक है? तो शुरू में जब आपके कंप्यूटर नहीं आए थे, कहने का मतलब है कि शुरू में जब आपके कंप्यूटर नहीं थे, तो कुछ लोग थे जो बैठ कर के कह लीजिए कि जो जटिल कह लीजिए कैलकुलेशन वगैरह होते होते थे, उसको करते थे, तो उन्हीं को क्या कहा जाता था, पहले कोई मशीन तो थी नहीं, तो पहले उन्हीं को कंप्यूटर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर भाई मेरा भी कैलकुलेशन कर दो, मेरा भी ये काम है कर दो। तो पहले क्या था, शुरुआत में कंप्यूटर का मतलब एक व्यक्ति था जो गणना करता था, जैसे कि लेखाकार हो गए या फिर गणितीय तालिकाओं की गणना करने वाले हो गए, उन्हीं को हम क्या कहते थे, कंप्यूटर कहते थे। और जैसे-जैसे गणना करने वाली मशीनें बनी, तब धीरे-धीरे हम उन्हें जो कंप्यूटर नाम था, जो लोगों को हम कंप्यूटर कहते थे, वो कंप्यूटर हम क्या करने लगे, मशीनों को कहने लगे। अब देखिए दुनिया का जो पहला कंप्यूटर था, जो आपका इलेक्ट्रिक कंप्यूटर नहीं था, ना ही मैकेनिकल कंप्यूटर था, ये आपका एक लकड़ी का बना हुआ पार्ट था, जिससे हम क्या करते थे, कैलकुलेशन करते थे, अर्थात कहिए कि बड़े-बड़े गणनाओं को करते थे। तो कहिए कि इसी को शुरू में हमने क्या कह दिया कि हाँ, ये भी एक प्रकार का हमारा क्या है, कंप्यूटर है। हालाँकि इसमें कोई मैकेनिकल, कोई इलेक्ट्रिकल पार्ट्स नहीं थे। ये आपका लकड़ी का बना हुआ था, फ्रेम का बना हुआ था और इसमें कुछ मोती जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, मोती जैसे लगे हुए थे। इसी को हम कहिए कि लेफ्ट राइट करके गणनाएँ करते थे। तो इसको क्या शुरू में कह दीजिएगा भाई, ज़ाहिर-सी बात है कि शुरू की बात करें, यही चीज़ उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि वो कहिए कि नॉर्मली व्यक्ति कहिए कि कोई व्यक्ति है, वो गणना कर रहा है। उसके बाद से हमने ये छोटा-सा मशीन बना दिया। पहले तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो हमने ये लकड़ी का मशीन एक तरीके से बना दिया। तो इसको शुरू में क्या कहने लगे, हम कहिए कि गणना यंत्र या फिर छोटा-मोटा कंप्यूटर या फिर कैलकुलेटिंग डिवाइस, इसको हम कहने लगे। फिर उसके बाद से जब आपके मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर वगैरह आ गए, तो ये धीरे-धीरे कहिए कि प्रचलित होना बंद हो गया, अर्थात ये कहिए कि ये एक तरीके से खत्म हो गया। हालाँकि ये भी आज भी यूज़ होता है। कई जगह आप स्कूल वगैरह में देखेंगे तो ये एबेकस आज भी आपका यूज़ होता है, लेकिन कम मात्रा में होता है, बहुत ना के बराबर होता है। छोटी-मोटी गणनाओं करने के लिए होता है और जो छोटे-मोटे बच्चे होते हैं, उनके दिमाग को विकसित करने के लिए होता है, ठीक है? देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि एबेकस, इसका नाम क्या है, एबेकस। एबेकस दुनिया का पहला गणना करने वाला उपकरण है, जिसे गिनतारा भी कहते हैं। इसे दुनिया का पहला कंप्यूटर और कैलकुलेटिंग डिवाइस कहा जाता है, क्योंकि शुरू में यही बेस्ट था, जब कुछ था ही नहीं। भाई कोई ह्यूमन है, कोई कहिए कि मनुष्य है, वो गणना कर रहा है, ठीक है? उससे तेज़ी से ये गणना करने लगा, तो इसको कंप्यूटर कहते थे इनको, फिर अब इनको कंप्यूटर हम कहने लगे, अर्थात इसको कंप्यूटर कहने लगे या फिर कैलकुलेटिंग डिवाइस कहने लगे। एबेकस का आविष्कार लगभग 2700 ईसा पूर्व प्राचीन मेसोपोटामिया, अर्थात आज का इराक जो है, वहाँ पे हुआ था। तो ये सिंपल-सिंपल चीज़ें हैं, कुछ छोटे-मोटे फैक्ट्स वगैरह हैं जिसको आपको याद रखना है। इतना समझ गए कि हाँ, एबेकस क्या है, पहले तो कहिए कि जो मनुष्य थे, जो गणना वगैरह करते थे, उनको ही हम क्या कह देते थे, कंप्यूटर कहते थे। फिर धीरे-धीरे हमने एक एबेकस बनाया, हम फिर उसके बाद से क्या कहने लगे, इसको कंप्यूटर कहने लगे कि हाँ भाई, ये भी बहुत तेज़ गणना कर रहा है, ठीक है? इससे काफ़ी हिसाब-किताब करिए कि आराम हो गया है, तो इसको हम कंप्यूटर कहने लगे। इसमें क्या होता है, ये देखिए लकड़ी का मैंने ऊपर ही बताया, कि ये क्या होता है, एक लकड़ी का बना होता है, इसमें कुछ होता नहीं है, ना ही इसमें कोई मैकेनिकल पार्ट्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स कुछ नहीं होते हैं। ये बस एक लकड़ी का बना होता है, जिसमें मोतियाँ लगी होती है, जिससे कहिए कि गणना किया जाता है। गणनाएँ देखिए, इसका काम क्या होता था, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, बस इसका काम होता था। इसकी विशेषताएँ क्या थी, भाई लकड़ी का बना था, उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल पार्ट्स थे नहीं, तो बिजली की ज़रूरत नहीं थी। हल्का और पोर्टेबल होता था, कहीं भी आप ले जा सकते हैं और तेज़ गणना करता था। अगर आपकी प्रैक्टिस वहाँ पे हो गई है, तो काफ़ी तेज़ गणना करता था और दिमाग का इससे विकास होता था, एकाग्रता बढ़ता था। जो बच्चे खास करके हो गए, वो अगर एक्सपर्ट हो जाते थे इसमें, तो कहिए कि उनके दिमाग का विकास काफ़ी तेज़ होता था। यहाँ पे देखिए नोट पॉइंट में लिखा भी है कि इसमें कोई इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल पार्ट्स नहीं था। ये एक लकड़ी का बनाया हुआ एक तरीके से छोटा-सा उपकरण था, जिससे कहिए कि गणना किया जाता था। और शुरू की बात करें, उस दौर की बात करें, तो इसी को हम क्या कहते थे, पहला कंप्यूटर कहते थे। अब देखिए वाक़ई में जो आपके कहिए कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल पार्ट्स वगैरह लगा कर के जो कंप्यूटर बनाए गए थे, तो दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन-सा था? तो जिसका नाम है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अगर आपसे कोई पूछ दे कि हाँ, दुनिया के पहले कंप्यूटर का नाम बताइए, तो आप क्या बताएँगे? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये आपका क्या था? दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, मैकेनिकल पार्ट्स वगैरह लगे थे। लॉन्च कब हुआ था? 1946 में। और स्थान कौन-सा था? यूएसए, ठीक है? आप ये नहीं लिखेंगे हाँ, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय यूएसए, बस आप इतना लिख देंगे यूएसए, ठीक है? आविष्कारक कौन थे? तो आपके जे प्रेस्पर स्कट और जॉन मैचली इसके क्या थे? आविष्कारक थे, जिन्होंने इसका आविष्कार किया था, ठीक है? तो ये आपका दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था,
कि इसका पूरा नाम क्या है, ENISC, पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है, इसका पूरा नाम है। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में देखते हैं, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी। आपको मालूम है कि पहले के जो कंप्यूटर थे काफ़ी बड़े-बड़े होते थे, काफ़ी लंबे होते थे और काफ़ी प्लेस को लेके घेरते थे, ठीक है। तो इसी कंप्यूटर की बात करें, पहले जो कंप्यूटर बनाए गए थे, यहाँ पे देखिए इसी कंप्यूटर के बारे में देखेंगे। तो इसका प्रकार क्या था, पहला पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। वजन कितना था, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, 27 टन, कितना, 27 टन, लगभग 4 हाथियों के बराबर। आप अंदाजा लगाइए कि अभी के जो कंप्यूटर हैं या फिर उससे भी छोटे जो आपके लैपटॉप वगैरह आ रहे हैं, उनका वजन कितना होगा और इनका वजन कितना है, 27 टन, यानी कि लगभग 4 हाथियों के बराबर। आप अंदाजा लगाइए कि 4 हाथियों के बराबर पहले के जो कंप्यूटर होते थे, क्योंकि वो पूरे रूम में भरे रहते थे उसमें। अब वहाँ पहले की बात करें तो एडवांस टेक्नोलॉजी उतनी थी नहीं, ठीक है। छोटी-छोटी चीज़ अभी जो आईसी आ रही है, तो पहले के ज़माने में ये सारी चीज़ें थी नहीं, तो वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग होता था, बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ों का प्रयोग, काफ़ी भारी मात्रा में काफ़ी ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब्स लगाने पड़ रहे थे और काफ़ी जो भी आपके इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पार्ट्स थे, वो मशीन के जैसे काफ़ी बड़े-बड़े होते थे। तो एक-एक रूम, 2-2 रूम लग जाते थे एक कंप्यूटर को पूरा सेटअप करने में, ठीक है। तो लगभग देखिए 4 हाथियों के बराबर इनका वजन रहता था, 27 टन के आसपास। आकार कितना होता था, तो 1800 वर्ग फीट, लगभग एक बड़े कमरे जितना इनका करीब के आकार होता था। ये पूरा मान लीजिए कि आपका एक रूम है, तो ये रूम में पूरा आपका क्या रहेगा, कंप्यूटर ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। हो सकता है कि दूसरा रूम भी भर जाए अगर छोटे रूम है तो, ठीक है। इतने बड़े-बड़े पहले आपके कंप्यूटर होते थे। वैक्यूम ट्यूब देखिए लगभग 17,468 इसमें वैक्यूम ट्यूब्स लगे थे। वैक्यूम ट्यूब्स क्या होता है, एक बल्ब के जैसे छोटे-छोटे ट्यूब्स होते हैं जो प्रोसेसिंग का काम पहले करते थे, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। बिजली खपत 150 किलोवाट बिजली खपत करता था। स्पीड की बात करें तो प्रति सेकंड आपकी 5000 क्या करता था, गणनाएँ करता था, कैलकुलेशंस करता था। उपयोग कहाँ पे होता था ज़्यादातर, तो सैन्य गणनाएँ, जैसे तोपखाने की गणना वगैरह करनी है, तो इसमें उसका उपयोग वगैरह होता था, ठीक है। तो ये समझ गए आप, कह लीजिए कि ENISC के बारे में, अर्थात कहिए कि जो पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, इसके बारे में आप समझ गए, इसकी विशेषता आपने देख ली, ठीक है। फिर उसके बाद से भारत का पहला, आपने तो पूरे दुनिया का पढ़ा कि हाँ, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन-सा है। अब भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन-सा है, तो वो थोड़ा-सा देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो जिसका नाम था टिफ्रैक, ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है। इसको लॉन्च कब किया गया था, तो 1960 में। स्थान कौन-सा था, तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई में कहिए कि यह स्थान था मुंबई में, जहाँ पे कहिए कि इसको लॉन्च किया गया था। और निर्माता कौन-सी थी, तो वही आपके TIFR कहिए कि टीम थी, जो कहिए कि डॉक्टर आर नारायण स्वामी के नेतृत्व में, इनके कहिए कि अगुवाई में कहिए कि इसका आविष्कार किया गया था या फिर कहिए कि इसको बनाया गया था, ठीक है। तो ये आपने लॉन्च वर्ष देख लिया, बस आपको ये याद रखना है, लॉन्च वर्ष और कहाँ पे, मुंबई में। स्थान कौन-सा था और इसके निर्माता कौन से थे, एक तरीके से आविष्कारक कौन से थे, जिन्होंने, अब काफ़ी बड़ी टीम थी लेकिन मेन आपके इन्हीं की अगुवाई में कहिए कि बनाया गया था, इन्हीं के नेतृत्व में, ठीक है। और नाम आपको याद रखना है, टिफ्रैक, यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है। अब इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में देखते हैं कि इसकी क्या विशेषताएँ थी, तो इसकी मुख्य विशेषताएँ क्या-क्या थी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। भारत का पहला, भाई हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थात भारत का पहला कहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन-सा था, तो भारत में डिज़ाइन और निर्मित पहला कंप्यूटर ये था। प्रति सेकंड 2000, आपने पहला वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पढ़ा पूरी दुनिया का, वो 5000 गणनाएँ करता था और ये प्रति सेकंड 2000 गणनाएँ करता था। और इसमें मेमोरी की बात करें तो 27 वर्ड्स की क्षमता कहिए कि मेमोरी की थी। फिर चुंबकीय ड्रम मेमोरी कैसी थी, तो चुंबकीय ड्रम वाली मेमोरी आगे हम पढ़ेंगे कि चुंबकीय ड्रम वाली मेमोरी कैसी होती है और उपयोग क्या था, कहाँ पे इसका उपयोग होता था, तो वैज्ञानिक शोध वगैरह में और परमाणु अनुसंधान में इसका उपयोग वगैरह किया जाता था, ठीक है। तो ये आपके दूसरा टॉपिक हो गया। फिर देखिए, पहला प्रोग्राम करने योग्य कंप्यूटर, प्रोग्राम करने योग्य कंप्यूटर मतलब जिसको हम प्रोग्राम कर पाए, उसको सेट कर पाए, उसमें डेटा को सेट कर पाए, उसको प्रोग्राम कर पाए। तो पहला जो प्रोग्राम करने योग्य कंप्यूटर था, तो उसका नाम क्या था, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, Z3 कंप्यूटर। क्या था, Z3 कंप्यूटर। 1941 में ही कहिए कि इसको लॉन्च किया गया था। और आविष्कारक कौन थे, तो कोनार्ड जूस थे। देश कौन-सा था, तो जर्मनी था। विशेषता क्या थी, तो दुनिया का पहला पूर्णतः कार्यात्मक प्रोग्राम करने योग्य कंप्यूटर, जिसको हम क्या करते थे, प्रोग्राम करते थे, फिर उसके बाद से इसका संचालन करते थे, इसको हम चलाते थे, ठीक है। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर, जिसमें आपके मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल पार्ट सब लगे हुए थे, तो ये आपका था एनालिटिकल इंजन, ठीक है। कौन-सा था, एनालिटिकल इंजन। आविष्कारक कौन थे, चार्ल्स बेबेज थे। देश कौन-सा था, इंग्लैंड था। अ, कब आविष्कार किया गया था, कब कहिए कि इसको डिज़ाइन किया गया था, तो लगभग 1837 के आसपास, ठीक है। यहीं से कहिए कि आपका कंप्यूटर का धीरे-धीरे विकास होना शुरू हो गया, ठीक है। 1837 के बाद से ही कंप्यूटर का धीरे-धीरे विकास होना शुरू हो गया। कंप्यूटर की अवधारणा का जनक, यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि इसकी विशेषता क्या थी, कि यहीं से आपका कंप्यूटर धीरे-धीरे विकसित होना स्टार्ट हो गया, कंप्यूटर में काम चलना शुरू हो गया। इसके बाद से ही एक तरीके से कंप्यूटर की नींव कहिए कि रखना हो गया कि हाँ, यहाँ से नींव रख दी गई। अब धीरे-धीरे उसके बाद से कंप्यूटर एकदम प्रचलित होने लगा, ठीक है। इसके बाद से देखिए, पहला पर्सनल कंप्यूटर मतलब जो पर्सनल यूज़ के लिए बनाया जाता है, तो एल्टायर आपका क्या है, 8000 है पहला पर्सनल कंप्यूटर।
वर्ष की बात करें तो 1900 आपका 75 में। निर्माता एमआईटीएस कंपनी थी, यूएस की, ठीक है। विशेषता क्या थी? यह पहला व्यावसायिक रूप से सफल व्यक्तिगत कंप्यूटर था जिसे माइक्रो कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत की। यह इंटेल 8080 माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करता था। अभी हम माइक्रो प्रोसेसर के बारे में भी पढ़ेंगे, जो आईसी को मिला करके, कई सारे आईसी को मिला करके माइक्रो प्रोसेसर बनाया जाता है, जो आपके कहिए कि पूरे प्रोसेसिंग का अर्थात कहिए कि कंप्यूटर में सोचने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसी कंप्यूटर के लिए बिल गेट्स और पॉल एलन ने सबसे पहले बेसिक प्रोग्रामिंग भाषा लिखी, जिससे माइक्रोसॉफ्ट की नींव पड़ी, ठीक है। यही वो कंप्यूटर था इसी के लिए, ठीक है। इसी कंप्यूटर के लिए बिल गेट्स और पॉल एलन ने सबसे पहले बेसिक प्रोग्रामिंग भाषा लिखी, जिससे जिससे माइक्रोसॉफ्ट की नींव पड़ी। और ये कौन सा कंप्यूटर था? पहला पर्सनल कंप्यूटर था, अल्टायर 8800, ठीक है। इतना चीज आप समझ गए। ये नॉर्मल चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं। अब देखिए, कुछ लोग क्या कहते हैं, जो ऑफिशियली आपने ऊपर देख लिया कि पहला कंप्यूटर किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हाँ, पहला पर्सनल कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो इसमें थोड़ा सा संदेह की स्थिति है, कुछ लोग इसे कहते हैं, कुछ लोग इसे कहते हैं। तो एक और है यहाँ पे, कुछ लोग देखिए यहाँ पे, कुछ लोग कैनबेक कैनबेक 1 1971 को पहला पर्सनल कंप्यूटर मानते हैं, जबकि एल्टेयर 8800 1974 में जो आया था, को व्यापक रूप से पहला व्यावसायिक रूप से सफल कंप्यूटर माना जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा सफल था। लेकिन ऑफिशियली अगर आप देखें तो देखिए, कंप्यूटर इतिहास जो संग्रहालय है द्वारा इसे ही विश्व का पहला पर्सनल कंप्यूटर माना जाता है, अर्थात कैनबेक 1 1971 को ही पहला पर्सनल कंप्यूटर माना जाता है। तो आप इसे भी लिख सकते हैं, उसे भी लिख सकते हैं। आविष्कारक कौन थे इसके? तो जॉन ब्लैकेनबर्ग थे, ठीक है। जॉन ब्लैंकेनबेकर थे, ठीक है। देश कौन सा था? यूएस था। मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो इसे पूर्णतः निर्मित कंप्यूटर के रूप में बेचा गया, कहिए कि हाँ, बेचा गया। इसमें इनपुट के लिए स्विच और आउटपुट के लिए लाइट का प्रयोग किया गया, तथा इसे माइक्रो प्रोसेसरों के प्रचलित होने से पहले डिजाइन किया गया था। इसीलिए कह लिए कि इसको पहला पर्सनल कंप्यूटर का दर्जा दिया गया। लेकिन ऑफिशियली जो है, कई लोग इसे मानते हैं और कई लोग क्या कहते हैं, जो पहला पर्सनल कंप्यूटर है वो आपका यहाँ पे तो मैं आपको दिखा दूं, कई लोग संदेह की स्थिति है इसमें। कई लोग इसे कहते हैं और कई लोग कहते हैं कि नहीं, ये आपका जो एल्टेयर 8800 था, इसे हम पहला कंप्यूटर कहेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा शक्तिशाली था, विकसित था, और कहिए कि इसमें एडवांस लेवल की चीज़ें थी। और कई लोग इसे मानते हैं, लेकिन ठीक है। और कंप्यूटर जो इतिहास संग्रहालय है, तो इससे ही कहिए कि जो आपका कैनबेक 1 है, इससे ही कहिए कि पर्सनल कंप्यूटर माना जाता है। इत्यादि देखिए यहाँ पे, कंप्यूटर इतिहास संग्रहालय द्वारा इससे ही विश्व का पहला पर्सनल कंप्यूटर माना जाता है। तो आप इसे भी लिख सकते हैं, उसे भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर, हालांकि ये अभी हम आगे पढ़ेंगे भी। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? जो स्पीड के साथ, तेजी के साथ और ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। भारी मात्रा में बड़े कहिए कि जैसे कहिए कि बड़े बड़े जो काम होते हैं, उसके लिए जो काम करते हैं, काफ़ी हैवी होते हैं, काफ़ी कहिए कि पावरफुल जो कंप्यूटर होते हैं। तो वो कौन कौन से थे? तो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? बस नाम आप याद कर लीजिए, सीडीसी 6600 है, ठीक है। कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन 6600 है। वर्ष की बात करें 1964 में। निर्माता कौन थे? सिमोर के, जो कंप्यूटर के जनक, अर्थात कहिए कि फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर के जनक थे, ठीक है। कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन सीडीसी कंपनी कौन सी थी? तो सीडीसी कंपनी थी। विशेषता क्या थी? तो इससे पहला सफल सुपर कंप्यूटर माना जाता है, क्योंकि यह अपने समय की किसी भी अन्य मशीन की तुलना में काफी तेज थी। सुपर कंप्यूटर का मतलब यही होता है कि जो शक्तिशाली हो, तेज हो, ज्यादा काम कर पाए, ठीक है। अपने पूर्ववर्ती IBS 7030 स्ट्रचके के प्रदर्शन से 3 गुना अधिक, यानी कि वहाँ उस टाइम के जो कंप्यूटर थे, उससे 3-4 गुना अधिक तेजी से, सटीकता के साथ पावरफुल कहिए कि ये कंप्यूटर था। तो इसीलिए ये दुनिया का पहला कंप्यूटर है। दुनिया का पहला कंप्यूटर कौन है? सीडीसी 6600, ये आपका दुनिया का पहला कंप्यूटर है। बस आपको इसको याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो लगभग सभी बच्चों को मालूम होगा, परम 8000, ठीक है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? देखिए, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि सीडीएसई द्वारा विकसित किया गया था और 1991 में लॉन्च किया गया था। डॉक्टर विजय पांडुरंगा भटकर है। डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर, जिन्हें भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता था, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, इंडियन कह लीजिए सुपर कंप्यूटर जो थे, भारतीय सुपर कंप्यूटर के फादर कह लीजिए कि इन्हीं को जाना जाता है। तो भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। के नेतृत्व में यह मशीन स्वदेशी सुपर कंप्यूटिंग क्षमता की दिशा में देश की यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यानी कि पहले जो विदेशों में, जैसे यूएस हो गया, अमेरिका वगैरह हो गए, तो वहाँ पे कंप्यूटर ज़्यादा प्रचलित था। तो भारत में जो पहला सुपर कंप्यूटर था, उसके जनक कह लीजिए एक तरीके से फादर आपके यही थे, लगभग विजय पांडुरंग भटकर थे, जिन्होंने कह लीजिए कि इसकी नींव एक तरीके से रखी। और परम जो आपका 8000 था, इससे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का दर्जा दिया गया, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, बेसिक पॉइंट है। फिर आगे चलते हैं। वही है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000 था। ये देखिए आपका कुछ इस प्रकार से था, काफी बड़े बड़े लंबे लंबे होते थे कंप्यूटर पहले के। परम आपका 8000 है, 1991 है। सीडीएसई आपका निर्माता कंपनी है, ठीक है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट
ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। और प्रमुख कौन थे? तो डॉक्टर विजय भटकर की अगुवाई में करिए कि इसका काम होता है। एक तरीके से पूरी टीम थी, लेकिन अगुवाई में करिए कि मेन आपके कहिए कि ये थे, एक तरीके से इसके करिए कि फादर कह सकते हैं या फिर आविष्कारक भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, अब मेन टॉपिक की ओर चलते हैं। यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के उपयोग क्या है? अभी आपने देख लिया कंप्यूटर के बारे में, आईटी के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, बेसिक बेसिक जो इसका हिस्ट्री था, जो परिचय था, उसके बारे में आपने पढ़ लिया। अब यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के उपयोग क्या है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सिंपल, सरल और आसान भाषा में हम सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को देखते चलेंगे कि जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी हिसाब से आपको पढ़ना है कि कोई टॉपिक आपका रह ना जाए। ऐसा होता है कभी-कभी कि बच्चे पढ़ के जाते हैं ऊपर-ऊपर, एक-एक, दो-दो लाइन उनको याद रहता है, लेकिन 1-2 लाइन से आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें केवल आपके 5-5 नंबर के ही क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, यूजेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के उपयोग क्या है, फिर उसके बाद से आगे महत्व को देखेंगे, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, फिर जनरेशन, कंप्यूटर जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, रैम रोम, आगे हम बढ़ते चलेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते चलेंगे। तो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अच्छा लगा होगा। लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो लेक्चर को एक लाइक ज़रूर कर देंगे, और फ्री लेक्चर के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे। और अगर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स, प्री बोर्ड के पेपर, ई बुक वगैरह, ओरिजिनल बुक वगैरह चाहिए तो पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन से मिनिमम चार्जर में प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।